नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी सुनकर आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इस कहानी को कृपया पूरा सुने। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक कबूतर और एक कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी परवरिश कैसे की जानी चाहिए और किस तरह की परवरिश करने से कैसा परिणाम मिलता है। किसी भी घर में वो दिन बड़ा शुभ होता है, बहुत खास होता है, जिस दिन उस घर में पुत्री जन्म लेती है। तो दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट देते हैं, औलाद से भारी लाड करते हैं, उनकी औलाद बिगड़ जाती है। आज की ये कहानी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है। तो कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो कबूतरी कबूतर से कहने लगी कि हे नाथ, सर्दी बहुत भारी पड़ रही है, ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। तो कबूतरी कबूतर से कहने लगी कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की रात आराम से कट जाए। तो कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि प्रिय, ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। दोस्तों, कृपया कहानी को अंत तक सुने। कहानी के अंत में कबूतर ऐसी 5 बातें आपको बताता है जो आपको आपके जीवन में याद रखनी चाहिए और हर पिता को अपनी औलाद को इन 5 बातों की सीख देनी चाहिए। कबूतर कहानी शुरू करता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। वो सेठ अपनी पुत्री को इतना लाड करता था, इतना प्यार करता था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे पहले ही सेठ पुत्री की सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया करता था। सेठ के लाड प्यार ने अपनी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि किसी की बात नहीं सुनती थी, किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। सुबह बहुत देर से बिस्तर से उठा करती और घर वाले यदि कुछ कहते तो उल्टा उन्हें 2 बातें सुना देती। दिन भर इधर उधर घूमा करती, रात को देर से घर लौटती और अपनी बेटी की इन हरकतों को देखकर सेठ की पत्नी सेठ से कहती कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है। लेकिन सेठ अपनी पत्नी को ये कहकर चुप करवा देता कि बच्ची है, सुधर जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, लाड प्यार भी करना चाहिए, उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन इतना भी लाड प्यार ना करो कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। लेकिन सेठ तो जैसे अपनी पुत्री के प्यार में अंधा हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वो भूल गया था कि बेटियों को कोई अपने पास सदा के लिए नहीं रख पाया, उन्हें तो दूसरे घर जाना ही पड़ता है। सेठ अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था कि उसको कभी डांटता भी नहीं था, और यदि कोई दूसरा उसे डांटे, उसकी माँ या भाई कुछ कह दे तो उनको भी सेठ लड़ता था, मना करता था, यही कहता था कि बच्ची है, सुधर जाएगी। लेकिन दोस्तों, पुत्र हो या पुत्री, अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। माता पिता को अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। अब कबूतर कबूतरी से ये बात कह रहा है और कबूतरी
बड़े ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि सेठ की बच्ची जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी कि कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर मैं अपनी पुत्री की शादी करूं। ये सपना हर माँ बाप का होता है कि वो अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करे और उसका घर अच्छे से बस जाए। अब सेठ भी ऐसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था, अच्छे लड़के की तलाश करता। अंततः उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम से कर देता है। बहुत दान दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 15 दिन बाद ही अपने पिता को पत्र लिख देती है और पत्र में अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने आ जाइए। आपने मुझे कैसे नर्क में डाल दिया है, मैं इस नर्क में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बहुत चिंतित होता है, बड़ा दुखी होता है। सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बहुत अच्छे लोग थे, लड़का भी बड़ा काबिल था, लेकिन पुत्री कह रही है कि बिल्कुल नर्क में डाल दिया है। 15 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कहने लगी। सेठ चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि उसकी पुत्री के लक्षण ठीक होते, उसकी पुत्री सही होती, उसके संस्कार बिल्कुल अच्छे होते, तो पुत्री के ससुराल में पुत्री के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता, उसका आदर सत्कार किया जाता। लेकिन जब सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला, उसे कोई राम राम करने के लिए भी तैयार नहीं था। जब सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे उसके समधन मिलती है, यानी उस पुत्री की सास मिलती है। तो सेठ अपने समधन से जाकर उन्हें राम राम कहता है, लेकिन वो मुंह फुला लेती है और कुछ जवाब नहीं देती। सेठ फिर अपने समधी से मिलता है, अपने समधी को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, उनकी कुशलता पूछता है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देते। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के जेठ से मिलता है, वो भी कोई जवाब नहीं देता, यानी कोई भी उसे कोई मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है। सेठ का दामाद कहता है कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नर्क बना दिया है। इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जो तुमने दहेज दिया है उसका बैठकर हिसाब कर लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस नर्क से मुझे इसी वक्त ले चलो। अब पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद सेठ अपनी पुत्री को लेकर उसके ससुराल से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री के ससुराल वाले उनसे बात नहीं करते। सेठ अपनी पुत्री को लेकर अपने घर को रवाना हो जाता है। रास्ते में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, उसके बारे में तो पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है, हर वक्त मुझे तंग करती है, ऐसी डायन का तो नाम भी मत लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है, 1 नंबर का दुष्ट आदमी है, ऐसे दुष्ट का तो नाम भी मत लो, वो तो एकदम राक्षस है। उसके बाद सेठ कहने लगा कि ठीक है, उसे छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हारे जो जेठ जी हैं वो कैसे हैं। तो जेठ के बारे में भी सेठ की पुत्री कहती है कि जेठ तो बड़ा ही जल्लाद है, हर दिन मुझे परेशान करता है। अब ये सुनने के बाद फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारी ननद कैसी है। वो तो ठीक होगी, वो तो तुमसे प्रेम करती होगी।
सेठ की पुत्री जवाब देती है कि उस चुड़ैल का तो नाम भी मत लो। पिताजी, वो तो बहुत ही बेकार है, वो तो सिर्फ बैठकर खाना जानती है। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद फिर सेठ पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं? वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है कि वो तो पूरा यमराज है, बड़ा ही दुष्ट इंसान है। उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। रात दिन मुझे मारता था, पीटता था, मेरी एक बात नहीं सुनता था। सेठ अपनी पुत्री की बात को सुनने के बाद अंत में पूछता है कि अब ये बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं? सेठ की पुत्री जवाब देती है कि पिताजी, मोहल्ले वालों के बारे में तो पूछो ही मत। वो तो भले लोग नहीं हैं, बदमाश हैं, पूरा मोहल्ला ही खराब है। अब सेठ बड़ा दिमाग वाला इंसान था। सेठ समझ गया कि एक इंसान खराब हो सकता है, दो इंसान खराब हो सकते हैं। हो सकता है मेरी पुत्री के सारे ससुराल वाले खराब हों, लेकिन मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते। इसलिए दोष तो मेरी पुत्री में है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। सेठ बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरे लाड प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड प्यार नहीं करता और उसे अच्छे संस्कार देता तो आज ये नौबत खड़ी नहीं होती। सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है तो उसकी जो भाभियां थी वो मुंह फुला लेती हैं। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि मेरी भाभी आज मुंह फुलाए क्यों बैठी है? हर रोज तो मुझसे बड़ा प्रेम किया करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन आज मुझे देखकर मुंह फुला लिया। वो अपनी भाभी से जाकर पूछती है कि ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया? तो वो कहती है कि मुंह नहीं फुलाऊं तो क्या करूं? तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें ससुराल भेज दिया, लेकिन तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने आ गई। इसलिए आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। उसकी भाभी उसको फटकार देती है। अब उससे उस घर में कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसका पिता ही उससे बात करता। अब धीरे धीरे वो बड़ी दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। वो बड़ी दुखी रहने लगी। वो जब भी घर से बाहर निकलती, उसकी सहेलियां उससे हर बार पूछती कि तुम अकेले कैसे आ गई हो? जीजा जी कहाँ है? कोई पड़ोस में मिलता, वो भी यही बात पूछता कि तुम अकेले कैसे आ गई? तुम्हारा पति कहाँ है? ऐसे ताने सुन सुनकर वो बड़ी दुखी रहने लगी। मंदिर में जाती तो मंदिर में भी लोग यही बात पूछते। सभी मोहल्ले वालों की जुबान पर भी यही बात रहती कि सेठ की पुत्री अकेली आ गई है। नई नई शादी हुई थी, शायद ससुराल में बसी नहीं होगी। हो सकता है इनका तलाक होने वाला हो। तो प्रिय दर्शकों, सेठ को भी हर बार यही ताने सुनने को मिलते और सेठ की पुत्री को भी। इन तानों से सेठ की पुत्री बड़ी दुखी रहने लगी। अब उसको धीरे धीरे ये ज्ञात हो गया कि सारी गलती की जड़ मैं हूं और मेरी गलती की वजह से आज मेरे पिता का सिर नीचे झुक गया है। लेकिन अपने ससुराल में जाने के लिए वो तैयार नहीं थी। वो यही कहती कि पिताजी, इससे अच्छा ये होता कि मैं कुंवारी रह जाती। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। काफी समय निकलने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और पुत्री को देखता है। वो बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई देती है। सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है, पुत्री, क्या बात है? आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, मैं बहुत दुखी हूँ। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं बहुत सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के सागर में धकेल दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं? ससुराल मेरे लिए नरक के समान है। ससुराल में जाऊं तो कैसे जाऊं? और जो मेरे पीहर वाले हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। माँ भी बात नहीं करती, भाई और भौजाई भी बात नहीं करते। मैं करूं तो क्या करूं? उसका पिता अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, हमारे नगर में एक बहुत बड़े विद्वान आए हैं, एक संत आए हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था।
तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। इतनी बात पिता की सुनकर वो लड़की बड़ी खुश होती है। कहती है, पिताजी 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो पिता बोले, हाँ, 6 महीने में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो बेटी कहती है कि पिताजी वो उपाय मुझे जल्दी से बताइए, मैं उस उपाय को जरूर करूंगी। उस लड़की का पिता अपनी पुत्री को जो उपाय बताता है तो कहता है कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। यदि तुम इस कार्य को करती हो तो मात्र 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारा जेठ, तुम्हारे सास ससुर और ननद तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। अब ये बात सुनकर पुत्री बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती है कि पिताजी तंत्र मंत्र वाला काम तो मुझसे नहीं होता, कोई सरल सुगम रास्ता बताइए। तो सेठ फिर कहता है कि ठीक है पुत्री, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो मंत्र का जाप मैं करूंगा, तुम केवल साधना कर लेना। अब पुत्री कहती है कि पिताजी साधना कैसे की जाती है, मुझे बताइए। तो उसके पिता ने कहा कि पुत्री, साधना तुम्हें इस तरीके से करनी है कि तुम्हें 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है। तुमसे कोई भी कुछ कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना, हर इंसान की बात को सुनना है, ससुराल के सभी सदस्यों की बात माननी है, यही साधना है। तो सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी मात्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर सेठ कहता है कि हाँ, बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर ससुराल में जाता है। जैसे ही सेठ पुत्री के ससुराल में जाता है तो सामने उसे अपनी पुत्री की सास नजर आती है। वो उन्हें बुरी तरह फटकारती है और कहती है कि तुम पहले भी आए थे, तब भी मैंने मना कर दिया था कि तुम्हारी पुत्री की हमें जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातों पर उस सेठ की लड़की को गुस्सा आता है, लेकिन सेठ अपनी पुत्री से इशारे में कहता है कि पुत्री तुम्हें साधना करनी है, साधना का ध्यान रखो, 6 महीने तुम्हें मौन रहना है। फिर सेठ सर झुकाकर अपनी समधन से कहता है कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसे एक मौका दिया जाए। अब ये सुधर गई है, अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों, काफी विनती करने के बाद उस लड़की की सास मानती है और राजी हो जाती है कि ठीक है, यदि सुधर गई है तो मात्र 6 महीने तक इसका आदर भाव देखूंगी। यदि अच्छे तरीके से रहती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद इसको आपके पास वापस भेज दूंगी। सेठ कहता है कि ठीक है, आप 6 महीने तक इसे अपने घर में रखिए। ये बिल्कुल सरल स्वभाव की हो गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़कर आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है। जाकर के अपनी सास के पांव छूती है और सास बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है कि कुछ दिनों पहले तो ये बहुत भड़क रही थी, किसी की एक बात नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, बैठकर खाती थी, लेकिन आज ये मेरे पांव कैसे पड़ रही है। तो उसकी सास बड़ी हैरान होती है। सेठ की पुत्री कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी साधना सफल होगी। उसकी सास उसे आशीर्वाद देती है, कहती है तुम खुश रहो। तो वो लड़की अपने घर में रहने लगती है। एक दिन की बात है, अपने ससुर के लिए वो चाय बनाकर ले जा रही थी। जैसे ही ससुर को चाय पकड़ाने लगी तो कप हाथों में से छूट गया और नीचे गिरकर फूट गया। तभी उसका ससुर उस पर भड़क जाता है, उसको गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तुम बिगड़ी औलाद हो। अब सेठ की पुत्री मन ही मन ये बात सोच रही थी कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इसी कप से मैं इसका सिर फोड़ देती। लेकिन क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की, और मेरे पिता मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। उस सेठ की पुत्री से जब भी कोई कुछ कहता तो उसे बहुत गुस्सा आता, चिड़चिड़ापन होता। लेकिन क्या करे, उसके पिता की बात उसे याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है और चुप रहना है। तो इसी बात को सोचकर वो चुप रह जाती और अपने गुस्से पर काबू पा लेती। अब धीरे धीरे उसका घर बसने लगा। उनको यकीन होने लगा कि अब वो सुधर गई है। तो प्रिय दर्शकों, सेठ की पुत्री गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद वो माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। इसलिए कहते हैं कि अपनी औलाद को बेइंतहा लाड करना, उनको सिर पर चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित होता है। अपनी बेटी को मोहब्बत करो, प्रेम करो, उसकी हर चीज का ख्याल रखो, लेकिन इतना भी सर पर ना चढ़ाओ कि एक दिन तुम्हें भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। तो कबूतर इस बात को कबूतरी से कहता है। अब कबूतर अंत में 5 ऐसी बातें बताता है जिन्हें गौर से सुनना चाहिए। पहली बात कबूतर कहता है कि कबूतरी गौर से सुनो। लाड करे से बेटा बिगड़े, भेद दिया से नारी, खुद गर्जी में भाई बिगड़ जाए, पड़े मुसीबत भारी। रोब दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, धोखा देने से बिगड़े दोस्ती, यारी में हो भारी। तीसरी बात कबूतर कहता है, रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनरीति में रात चला जाए, झगड़े में धन माया। तो कबूतर कबूतरी को ये 3 बातें बताकर अपनी कहानी को समाप्त करता है और इन 3 बातों पर हर इंसान को अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।